हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस पाचन तंत्र को हम इस डायग्राम की सहायता से समझेंगे और बहुत सारे पहलुओं पर नज़र डालेंगे, जैसे कि पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र के मुख्य भाग कौन से होते हैं और पाचन तंत्र क्या कार्य करता है, यानी कि पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। और इस पाचन तंत्र को समझने के लिए हमें इस डायग्राम की सहायता लेनी होगी। इस डायग्राम पर हमारी जितनी ज़्यादा कमांड होगी उतना ही बेहतर तरीके से हमें ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र का मुख्य कार्य होता है पाचन की प्रक्रिया को संपन्न करना। अगर हम कहें पाचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, पाचन तंत्र में होती है। ठीक है, या पाचन तंत्र के माध्यम से पाचन की प्रक्रिया होती है। तो पाचन की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है, पाचन तंत्र के माध्यम से होती है। सवाल उठता है कि पाचन क्या है। तो पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ा जाता है। जैसे कि अगर हम कोई भोजन करते हैं तो भोजन हमारा जटिल कार्बनिक अणु के रूप में होता है, तो उस जटिल कार्बनिक अणु को अगर हम सरल कार्बनिक अणु में तोड़ दें तो वो पाचन कहलाएगा। तो सरल कार्बनिक अणु के रूप में कहाँ पर तोड़ा जाता है, पाचन तंत्र के माध्यम से तोड़ा जाता है। ओके, तो पाचन की प्रक्रिया में क्या होता है समझ लेते हैं इसको। जटिल कार्बनिक अणु को, जटिल कार्बनिक अणु को या जटिल कार्बनिक अणुओं को, ठीक है, जटिल कार्बनिक अणु को पाचन की प्रक्रिया में क्या करते हैं, सरल कार्बनिक अणु के रूप में तोड़ते हैं। ठीक है, अब जटिल कार्बनिक अणु क्या होते हैं, जैसे कि कोई अगर हम भोजन करते हैं तो भोजन भी हमारा जटिल कार्बनिक अणु के रूप में होता है, या कह सकते हैं खाद्य पदार्थ। ओके, कोई भी खाद्य पदार्थ जटिल कार्बनिक अणु के रूप में होता है। और उस जटिल कार्बनिक अणु को हम किस में तोड़ते हैं, सरल कार्बनिक अणु के रूप में, जैसे कि ग्लूकोज के रूप में तोड़ सकते हैं उसको। ओके, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, या फिर कह सकते हैं माल्टोज के रूप में। ठीक है, ये क्या होते हैं, सरल कार्बनिक अणु होते हैं। तो पाचन की प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक अणु सरल कार्बनिक अणु के रूप में टूटते हैं। ये भी समझ लिया हमने। दूसरा, पाचन तंत्र का मुख्य भाग कौन सा होता है। अगर हम देखें, या ऐसे भी कह सकते हैं कि पाचन तंत्र के मुख्य भाग क्या होते हैं। पहला, आहार नाल। ठीक है, आहार नाल को कहते हैं इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा, पाचन ग्रंथियाँ, जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, पाचन ग्रंथियाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल एंड पाचन ग्रंथियाँ। अब आहार नाल समझ लेते हैं। देखिए, आहार नाल को हम इस डायग्राम में समझेंगे। आहार नाल स्टार्ट होती है हमारी मुख गुहा से। जितने भी आपको ये जो है सर्कल दिखाई देता है, ब्लू सर्कल है, ये सारा आहार नाल के भाग हैं। तो स्टार्ट कहाँ से होता है, मुख गुहा से। इसका मतलब आहार नाल में ही पाचन होता है, और आहार नाल में पाचन हमारा स्टार्ट हो जाता है मुख गुहा से। तो मुख गुहा से आहार नाल में पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। आहार नाल का पहला भाग है मुख गुहा। उसके बाद इसे बोलते हैं ग्रसनी या फायरिंग्स। तीसरा, खाद्य नली, ओसोफागस। चौथा, स्टोमक, आमाशय। पाँचवा, छोटी आंत। और छठा, बड़ी आंत एंड एनस। तो ये क्या है, सारे आहार नाल के भाग हैं। पाचन की प्रक्रिया मुख गुहा में स्टार्ट होती है, उसके बाद ग्रसनी और खाद्य नली से भोजन गुजरता है। और दूसरा, पाचन की प्रक्रिया स्टोमक में होती है। तीसरा, अगर देखेंगे, छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में एंड रेक्टम में जो अपचित भोजन होता है वो स्टोर होता है। एंड एनस के थ्रू हम क्या कर देते हैं, अपचित भोजन को त्याग देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आहार नाल को समझ लिया। अब हम ये समझेंगे कि पाचन ग्रंथियाँ क्या होती हैं, फिर इनके कार्य क्या होते हैं। आज के इस क्लास में हमें इतना ही समझना है। ठीक है, तो पाचन ग्रंथियाँ समझ लीजिए। देखिए, माउथ कैविटीज़ के अंदर एक पाचन ग्रंथि है, लार ग्रंथि, जिसे बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि। तो इस लार ग्रंथि के माध्यम से जो भोजन होता है पूरी तरीके से लार में मिल जाता है, और पाचन की प्रक्रिया हमारे माउथ कैविटीज़ में स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा अगर देखेंगे, जितना भी आपको ये ब्लैक सर्कल दिखाई दे रहा है, ये क्या है एक्चुअली, ये आपकी पाचन ग्रंथियाँ हैं। लीवर क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, पाचन ग्रंथि है। अप्रत्यक्ष रूप से पाचन की प्रक्रिया में भाग लेता है। लीवर का मुख्य कार्य भी बाद में समझेंगे हम। उसके बाद पित्ताशय का मुख्य कार्य क्या होता है, लीवर में की सहायता करता है। अगर कहें कि लीवर के माध्यम से बाइल का निर्माण होता है और वो पित्ताशय में आकर स्टोर होता है। ठीक है, आग्नाशय क्या है, ये भी एक पाचन ग्रंथि है। आग्नाशय का मुख्य कार्य क्या होता है और पाचन की प्रक्रिया में कैसे सहायता करता है, इन सब पहलुओं पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि माउथ कैविटीज़ के अंदर पाचन कैसे होता है।
डायग्राम के बेस पर समझना, आज की क्लास हमारी छोटी रहेगी, ठीक है। तो माउथ कैविटीज़ में पाचन कैसे होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला माउथ कैविटीज़ में हमें मिलती है लार ग्रंथि, ठीक है। यहाँ पर समझ लेते हैं इसको, लार ग्रंथि, या इसको हम कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड, ओके। और इस लार ग्रंथि से लार रस का क्या होता है, स्राव होता है या सलाइवा का सेक्रेशन होता है। और इस लार रस में बहुत सारे अगर हम यहाँ पर कहेंगे पदार्थ होते हैं, सब्सटेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लार रस में होता है H2O, जल कहते हैं। इसी लार रस में होता है म्यूकस को हिंदी में बोलते हैं श्लेष्मा, ओके, म्यूकस। कुछ टर्म बायोलॉजी में इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर लगेंगे, इसलिए हम इंग्लिश में यहाँ पर लिख रहे हैं, हिंदी में बताते हुए चल रहे हैं आपको। तो H2O, म्यूकस, यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं लाइसोजाइम एंजाइम, ओके, लाइसोजाइम। ये क्या है, एक एंजाइम है, लार रस में होता है। तीसरा अगर हम कहें, इसमें होता है एक एंजाइम एमाइलेज एंजाइम, ये भी कहाँ होता है, लार में, या इसको हम टाइलिन एंजाइम के रूप में भी देखते हैं। तो लार रस में एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, और जल पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है, लाइसोजाइम एंड एमाइलेज। यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाएगी कि H2 जो होता है उसका मुख्य कार्य होता है, H2 और म्यूकस का मुख्य कार्य होता है लार रस में भोजन को मुलायम करना, भोजन को मुलायम करना, ठीक है। भोजन कहाँ मुलायम होता है, लार रस में होता है। H2O और म्यूकस में पूरी तरीके से भोजन मिल जाता है, भोजन मुलायम हो जाता है, या भोजन जब मुलायम होता है उसको कायम का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, कायम का, जिसे हम कहते हैं लुगदी। भोजन लुगदी के रूप में चेंज हो जाता है, ठीक है। पहली बात तो लार ग्रंथि से लार रस का स्राव हुआ, जिसमें जल है, म्यूकस है, लाइसोजाइम है, एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम है, और जल और म्यूकस में मिलकर भोजन मुलायम होगा लुगदी के रूप में। अगले देखते हैं एमाइलेज एंजाइम का क्या कार्य होता है मुख गुहा में। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए, एमाइलेज एंजाइम का काम होता है भोजन, यानी कि जो खाद्य पदार्थ होता है या जटिल कार्बनिक जो अणु होते हैं उनको सरल कार्बनिक अणु के रूप में तोड़ना। यानी कि जो एमाइलेज एंजाइम होता है तो वो क्या होगा, अगर हम कहें हमारे भोजन में स्टार्च होती है, ठीक है, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट का रूप है स्टार्च, और इस स्टार्च का पाचन या डाइजेशन एमाइलेज एंजाइम के थ्रू होता है, ठीक है। एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। और स्टार्च किस में चेंज हो जाती है, अगर हम यहाँ कहेंगे तो स्टार्च एक सरल कार्बनिक अणु माल्टोज के रूप में चेंज हो जाती है, ठीक है, माल्टोज। अगले जब हम पाचन की प्रक्रिया में बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि माल्टोज का भी पाचन होता है। इसलिए हम कहते हैं कि स्टार्च से एमाइलेज एंजाइम ने माल्टोज में चेंज कर दिया, और एक सरल कार्बनिक अणु है माल्टोज, ठीक है। तो पहला हमने देखा, और यहाँ पर इसका मतलब ये हो रहा है कि जो पाचन की प्रक्रिया है वो आंशिक रूप से हो रही है, यानी कि स्टार्च का अभी कंप्लीट पाचन नहीं हुआ है। कंप्लीट पाचन होगा छोटी आंत में जाकर, छोटी आंत के भी इलियम में। तो अभी चाहे माउथ कैविटी हो या स्टमक हो, यहाँ पर पाचन आंशिक रूप से ही होंगे, ठीक है। तो छोटी आंत का इलियम जो एक भाग है इसमें पाचन कंप्लीट होता है पूरी तरीके से जाकर। तो हमारा ये मुख्य कार्य था। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखेंगे लाइसोजाइम एंजाइम को भी समझ लेते हैं। देखिए, लाइसोजाइम क्या काम करता है, लाइसोजाइम ये माउथ कैविटीज में पाया जाता है, जैसा कि अभी हमने लिखा है। लाइसोजाइम एंजाइम का होता है बैक्टीरिया को समाप्त करना। किसको समाप्त करना, बैक्टीरिया को समाप्त करना। काफ़ी हद तक बैक्टीरिया समाप्त कर दिए जाते हैं लाइसोजाइम एंजाइम के थ्रू माउथ कैविटीज़ में। ये सिंपल बात है, अगर कोई भी भोजन आप खाते हैं तो वो ओपन इन्वायरमेंट में होता है, खुले वातावरण में, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, भोजन में बहुत सारे बैक्टीरिया आ सकते हैं। तो हमारे जब भोजन में जब हमारे मुँह में भोजन जाता है तो लाइसोजाइम एंजाइम के माध्यम से उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर दिए जाते हैं, जो भी बैक्टीरिया भोजन में शामिल होते हैं। अगले बढ़ते हैं, ग्रसनी और खाद्य नली सहायता करते हैं पाचन में। कैसे, क्योंकि ग्रसनी एक मार्ग है, ऐसे ही ओसोफागस एक मार्ग है, ठीक है। ग्रसनी के माध्यम से सांस और भोजन का पास होता है, यानी कि सांस और भोजन के लिए एक ही मार्ग है, वो है ग्रसनी, ठीक है। दूसरा, ग्रसनी से होता हुआ भोजन कहाँ जाता है, हमारे ओसोफागस में जाता है, खाद्य नली में जाता है। खाद्य नली में एक गति होती है और उस गति को बोलते हैं क्रमाकुंचन गति, यानी कि भोजन जब हम माउथ कैविटीज से ग्रसनी से होते हुए गुजरता है तो वो पहुंचता है हमारा खाद्य नली ओसोफागस में, और ओसोफागस में एक गति होती है ताकि भोजन ऊपर ना जाए, भोजन नीचे की तरफ धकेला जाए, तो उसे बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्रमाकुंचन गति, ठीक है।
मैं यहाँ पर एरो लगा के लिख सकता हूँ, इसको ध्यान रखना, थोड़ा सा जगह कम है। क्रम कुंचन गति, इसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्रम कुंचन गति। इसके माध्यम से क्या होता है, भोजन हमारा नीचे की तरफ धकेला जाता है, ऊपर की तरफ नहीं आता, ठीक है, क्रम कुंचन गति के माध्यम से। अब हम देखते हैं कि अमाशय में पाचन कैसा होता है। तो सबसे पहले हमने देख लिया गुहा में पाचन कैसा होता है, ग्रसनी का क्या कार्य है, ओसोफागस का क्या कार्य है। अब हमें देखना है अमाशय, अमाशय को इंपॉर्टेंट है, तो अमाशय को हम यहाँ डाल देते हैं। तो स्टमक में पाचन कैसे होता है, ठीक है, तो आपने ये भी देख लिया। पहला भाग ये है आपका, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये है, एंड अब देखेंगे चौथे भाग में पाचन कैसे होता है। तो यहाँ पर 4 पॉइंट डाल सकते हैं, 4 पॉइंट में कह सकते हैं अमाशय में पाचन, इसको समझने लेना है। और छोटी आंत का पाचन भी हम जल्दी जल्दी बता देंगे आपको। अमाशय में पाचन कैसे होता है इसको समझते हैं। देखिए, अमाशय में होता है HCl एंजाइम, ठीक है, या कह सकते हैं अमाशय में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे बोलते हैं जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। और इस जठर ग्रंथि को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। अब इस जठर ग्रंथि से एक रस का स्राव होता है जिसे हम बोलते हैं जठर रस, जठर रस या गैस्ट्रिक जूस, लिख सकते हैं इंग्लिश के वर्ड्स भी, गैस्ट्रिक जूस। और इस जठर रस में होता है, अगर हम देखेंगे HCl, एक एसिड है HCl जिसका pH पैमाना होता है 0.8 से लेकर 1.5। दूसरा अगर हम देखेंगे यहाँ पर जठर रस में म्यूकस, म्यूकस क्या है, एक श्लेष्मा होता है, वो भी होता है। तीसरा अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है पेप्सिन एंजाइम। कौन सा नाम है, पेप्सिन एंजाइम। छोटे बच्चों में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे बोलते हैं रेनिन एंजाइम। और इसी तरीके से अगर हम कह सकते हैं HCl हो गया, म्यूकस हो गया, पेप्सिन एंड रेनिन एंजाइम, ये कहाँ पर होते हैं, हमारे जठर ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले रस में होते हैं, अमाशय में पाई जाती है। ओके, तो यहाँ पर समझ लेते हैं, डायग्राम का ज़्यादा यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं अमाशय का है, अमाशय ये है, ठीक है। अमाशय के चारों ओर एक लेयर पाई जाती है, म्यूकस की लेयर होती है, या कह सकते हैं अमाशय की आंतरिक परत किससे बनी होती है, म्यूकस की बनी होती है। और अमाशय के अंदर क्या होता है, HCl होता है। HCl का मुख्य कार्य क्या है, HCl भोजन को एसिडिक फॉर्म में चेंज कर देता है, यानी कि यहाँ पर भोजन आकर किस में हो गया चेंज, अम्लीय हो गया। और HCl में जब भोजन पूरी तरीके से मिल जाता है तो ऐसे में क्या होता है, उसके अंदर जो बचे हुए बैक्टीरिया हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। अगले क्या कह सकते हैं हम, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना। किसका पाचन करना, पेप्सिन का एंजाइम का काम होता है प्रोटीन का पाचन, ठीक है, प्रोटीन का पाचन। अब प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, ये भी आंशिक रूप से होता है। कहाँ होता है, ये आंशिक रूप से होता है, क्योंकि कंप्लीट पाचन हमने आपको पहले ही बता दिया है, छोटी आंत में होगा, ठीक है। तो पेप्सिन का पाचन कहाँ हो रहा है, पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, बल्कि अमाशय में होता है, आंशिक रूप से, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम तभी वर्क करेगा, यानी कि पेप्सिन एंजाइम तभी क्रियाशील होगा जब भोजन पूरी तरीके से एसिडिक हो जाएगा। अगर भोजन HCl में नहीं मिला और एसिडिक नहीं होगा तो पेप्सिन एंजाइम वर्क नहीं करेगा। यानी कि HCl एंजाइम क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम को क्रियाशील बनाता है, एक्टिव बनाता है, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करते हैं रेनिन एंजाइम, तो रेनिन एंजाइम को आप यहाँ पर चाहे मार्क कर सकते हैं। रेनिन एंजाइम छोटे बच्चों में पाया जाता है, जैसे कोई नवजात शिशु है या कम उम्र का बच्चा है जो दूध पीते हैं बच्चे, उनमें रेनिन एंजाइम पाया जाता है। और जो एडल्ट होते हैं या थोड़ी उम्र बढ़ जाती है, किशोर होते हैं या एडल्ट होते हैं, तो उनमें ये रेनिन एंजाइम नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है। क्यों, क्योंकि रेनिन एंजाइम क्या करता है, मिल्क प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है, मिल्क प्रोटीन का पाचन करता है रेनिन एंजाइम। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आई। तो HCl क्या होता है, पेप्सिन क्या होता है, रेनिन क्या होता है, और म्यूकस का क्या मतलब है। म्यूकस क्या करता है, जब हमारा भोजन एसिडिक हो जाता है, कभी कभी हमारे स्टमक में HCl की मात्रा या क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो क्या करती है, म्यूकस की लेयर, जो अमाशय की आंतरिक परत होती है, लेयर होती है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे में क्या करता है, म्यूकस लेयर यानी कि अमाशय की आंतरिक दीवारों को क्या कर सकता है, नुकसान कर सकता है HCl। तो म्यूकस लेयर क्या करती है, HCl से प्रोटेक्ट करती है अमाशय की आंतरिक दीवारों को। और तब कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा ही बढ़ जाती है मात्रा HCl की, तो ऐसे में क्या होता है, म्यूकस काफ़ी क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो हमारे पेट में जलन होने लगती है या दर्द होना शुरू हो जाता है। इसे बोलते हैं अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो HCl का बढ़ना अल्सर की प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है, ठीक है, अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है। और म्यूकस की
लेयर जो होती है उसमें क्षतिग्रस्त होती है। अगले बढ़ते हैं। उसके बाद जो भोजन हमारा एसिडिक फॉर्म में है वो कहाँ जाता है, वो हमारा भोजन जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत का ये जो पार्ट है ऊपर का आपको दिखाई देता होगा, इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। छोटी आंत का सबसे ऊपर का जो भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। सबसे पहले भोजन ड्यूडेनम में जाता है, फिर जेजुनम में, फिर इलियम में जाता है। ठीक है, तो पाचन की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट हो रही है, छोटी आंत में, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। कंप्लीट कहाँ हो जाता है, इलियम में जाकर। अब यहाँ पर पाचन कैसे होता है छोटी आंत में, इसको समझने के लिए हमें सिर्फ आपको मौखिक रूप से बता देते हैं क्योंकि टाइम की कमी है, अदरवाइज हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लीजिए, लीवर के बारे में थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया लीवर की सहायता से होगी। लीवर से एक जूस निकलता है जिसे बोलते हैं बाइल जूस, या कह सकते हैं लीवर में बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है, या कह सकते हैं लीवर में बाइल जूस का निर्माण होता है। और ये बाइल जूस धीरे धीरे कहाँ जाता है, पित्ताशय में जाकर स्टोर होता है, यानी कि गाल ब्लैडर में जाकर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। बाइल जूस को हिंदी में क्या कहते हैं, पित्त रस। ठीक है, पित्त रस। तो पित्त रस कहाँ पर जाकर संग्रहित हो रहा है, पित्ताशय में। यह स्टोर कहाँ है, स्टोरेज कहाँ पर है, पित्ताशय में। ये आपको पित्ताशय दिखाई देता होगा, इसमें बाइल जूस है। ओके, यहाँ पर क्या है, बाइल जूस है। और यहाँ पर देखिए आपको एक बाइल डक्ट दिखाई देती होगी, यानी कि कह सकते हैं कॉमन बाइल डक्ट, जो कि ड्यूडेनम में जाकर ओपन होती है और ड्यूडेनम में पित्तरस का स्राव कर देती है। ड्यूडेनम में पित्तरस चला जाता है और उस पित्तरस के माध्यम से, यानी कि इस पित्तरस का मुख्य कार्य क्या है, अगर हम कहेंगे बाइल जूस का मुख्य कार्य क्या होता है, फैट का इमल्सिफिकेशन। बहुत बेहतरीन टर्म है ये, पूछ लेते हैं कभी कभी, फैट का इमल्सिफिकेशन। तो फैट का इमल्सिफिकेशन किसके माध्यम से होता है, बाइल जूस के माध्यम से होता है। और फैट का इमल्सिफिकेशन होता क्या है, इस चीज़ को समझिए। अगर फैट बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में होता है इस तरीके से, क्योंकि अगर कोई भोजन करते हैं तो वो फैट जो होता है हमारी थोड़ी सी लार्ज क्वांटिटी के रूप में दिखाई देता है, या कह सकते हैं फैट जो है एक बड़ी बूंदों के रूप में होता है। और इस बाइल जूस के माध्यम से, किसके माध्यम से, बाइल जूस के माध्यम से ये फैट छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। फैट का इमल्सिफिकेशन बाइल जूस के माध्यम से होता है। फैट का जब इमल्सिफिकेशन हो जाता है, फैट छोटी छोटी बूंदों में चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि फैट का पाचन की प्रक्रिया अब छोटी आंत में आसानी से हो जाएगी। फैट का पाचन अब छोटी आंत में आसान हो जाएगा। ओके, ऐसे कह सकते हैं। दूसरा आपको दिखाई देती होगी यहाँ पर एक अग्नाशय ग्लैंड, पैनक्रियास। यहाँ से एक जूस का सेक्रेशन होता है जिसे बोलते हैं हम पैनक्रिएटिक जूस। आपको ऐसे ही समझ लेना है इस चीज़ को बहुत ध्यान से। तो अग्नाशय से क्या होता है, पैनक्रिएटिक जूस का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो अग्नाशय आपको ये दिखाई देता होगा, देखिए ध्यान से, अग्नाशय एक पत्तीनुमा स्ट्रक्चर होती है। ओके, एक पाचन ग्रंथि होती है और अग्नाशय से पैनक्रिएटिक जूस का फॉर्मेशन होता है। यानी कि पैनक्रिएटिक जूस का सेक्रेशन, पैनक्रिएटिक जूस कहाँ बना, अग्नाशय में, और उसका सेक्रेशन कहाँ हो गया, छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में। तो इसकी भी एक डक्ट कहाँ जा रही है, ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में ही पैनक्रिएटिक जूस आ गया, या कहें तो अग्नाशय की जूस आ गया। और इस अग्नाशयी जूस में बहुत सारे एंजाइम होते हैं। अगर आपको दिखाई देता होगा तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, या अदरवाइज आप सुन लीजिए। इस अग्नाशय में बहुत सारे जूस होते हैं, इस अग्नाशय में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जिसको हम बोलते हैं लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। इस लाइपेज एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है, लाइपेज एंजाइम छोटी आंत में, ठीक है, पाचन कहाँ हो रहा है, छोटी आंत में। तो लाइपेज एंजाइम छोटी आंत में बसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, फैट का पाचन करता है। और फैट का पाचन अच्छी तरीके से तभी होगा जब इमल्सिफिकेशन हो जाएगा फैट का। ठीक है, तो बसा का पाचन कहाँ हो रहा है, छोटी आंत में होता है। फैट का पाचन कहाँ हो रहा है, यानी कि फैट का डाइजेशन कहाँ हो रहा है, छोटी आंत में होता है। लाइपेज एंजाइम के माध्यम से होता है। अग्नाशय के रस में क्या, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइपेज एंजाइम। ठीक है। दूसरा अगर हम यहाँ पर कहेंगे तो छोटी आंत में किसी और का भी पाचन होता होगा, तो किसका होता है, तो यहाँ पर कह सकते हैं प्रोटीन का भी पाचन होता है। यानी कंप्लीट जो पाचन होता है वो किसका होता है, प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। और कौन से एंजाइम के माध्यम से होता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं उस एंजाइम का नाम है, अगर यहाँ पर देखेंगे तो उस एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन। तो अग्नाशयिक रस में लाइपेज एंजाइम एंड ट्रिप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं। लाइपेज एंजाइम किसका काम करता है, फैट का पाचन करता है इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस के बाद। और दूसरा ट्रिप्सिन एंजाइम जो कि प्रोटीन का पाचन करता है, कंप्लीटली प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है। आंशिक रूप से पाचन किसका हुआ था, अगर यहाँ देखेंगे तो स्टार्च का पाचन होता है, लेकिन कंप्लीटली पाचन यहाँ पर हो जाता है
एमाइलेज एंजाइम भी यहाँ पर पाया जाता है, तो वो किसका कंप्लीट पाचन कर देता है, पाचन कर देता है पूरी तरीके से। यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्टार्च का पाचन। ठीक है, स्टार्च का पाचन कहाँ हो जाता है, छोटी आंत में।